डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टॉक टेक आफ्टर ईयर में एनआरवी एडजस्टमेंट्स का पॉइंट। हम थोड़ा सा प्रीवियस फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक हमें गिवन होगी, जो हमने एग्जांपल में ली थी 10 जनवरी 2020 की वैल्यू दी जाएगी हमें। उसमें हम ऐड करेंगे नेट सेल्स जो कि मेजर वर्किंग हमारी होगी, उसकी कॉस्ट ऐड करेंगे, वर्किंग नंबर 1 में उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी हमने ली हुई थी कि ये है हमारे पास, फर्ज करें 1 लाख रुपया और उसकी जो वर्किंग करके हमारे पास आंसर आया था 81,000 आया था। और लेस करेंगे जी नेट परचेजेस, उसकी वर्किंग कर लेंगे वर्किंग नंबर 2 जो कि हमारे पास आ गई थी 44,000, माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया था 137,000। अज्यूमिंग के इसके अलावा और हमारा कोई मसला नहीं था। और ये हमारी थी जी कॉस्ट ऑफ स्टॉक एट 31 दिसंबर 2019, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। याद रखिएगा, लेकिन SOFP में हम जब स्टॉक को लिखते हैं तो उसका क्राइटेरिया होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। आपने कॉस्ट तो फाइंड कर ली है, कॉस्ट क्या ये हमारी 137,000, 137,000, ये आई है आपकी कॉस्ट। लेकिन फर्ज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके स्टॉक की NRV मार्केट वैल्यू जो है वो 1,20,000 है, तो SOFP में इन जो दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो 1,20,000 जाएगी, ये नहीं जाएगी, मतलब ये नहीं जाएगी, ये जाएगी। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होगी, 1,37,000 रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है कि आपने एडजस्टमेंट करने के बाद जो चीज़ भी फाइंड की है डेट इज ए कॉस्ट, वो आपने कॉस्ट फाइंड की है और आपको चाहिए वैल्यू। जब वैल्यू आपको चाहिए तो इसका मतलब है आप उसमें से कॉस्ट ऑफ स्टॉक में से NRV की एडजस्टमेंट करेंगे, तब जाके आपके पास वैल्यू आएगी। डेफिनेटली हम वैल्यू का पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें कॉमन सेंस यही है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जब NRV की वैल्यू लो होगी। अगर तो NRV ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो फिर आपकी कॉस्ट ही SOFP में जाएगी क्योंकि वो लोअर है। फिर तो हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, फिर तो हमें और कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारी कॉस्ट है और यही हमारी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV है और यही SOFP में वैल्यू जाएगी। फिर हमें ये एडजस्टमेंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है हमारा, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये हमारे लिए ज़रूरी कब है? जब डेफिनेटली NRV की वैल्यू कॉस्ट से कम होगी। मतलब कॉस्ट है 137, NRV है 120, तो 120 है जो SOFP में जाएगी। ठीक है जी, तो आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक एट 31 दिसंबर फाइंड करने के बावजूद हमारा सवाल खत्म नहीं होगा, हमें कुछ और भी करना है और किस एडजस्टमेंट के तौर पे करना है। अच्छा, अब अगला मसला, वो आपको सवाल कुछ इस तरह से देगा, वो कहेगा जी इंक्लूडेड इन स्टॉक एन आइटम कॉस्टिंग 50,000 वाज डैमेज एंड फर्दर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू ब्रिंग इट टू सेलेबल कंडीशन। ये बात कर रहा हूँ। वो कहता है स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक में शामिल है एन आइटम कॉस्टिंग 50,000, मतलब ये जो 1 लाख रुपया लिखा हुआ है इसमें एक चीज़ है जो 50,000 रुपये की इंक्लूडेड है, ऑलरेडी कॉस्ट शामिल है। अच्छा, अब हुआ क्या? वो कहता है वो डैमेज हो गई है, डैमेज हो गई है, उस पर कुछ फर्दर एक्सपेंसेस आएंगे टू ब्रिंग इट टू सेलेबल कंडीशन। ओके, एक्सपेंसेस कितने आएंगे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फर्ज करें जो एक्सपेंसेस कहता है जी, वो कहता है जी 10,000 रुपये के आएंगे। ओके, तो उसकी एस्टिमेटेड सेल प्राइस वो बता देगा कि उसकी एस्टिमेटेड सेल प्राइस है जी 55,000। तो आपको पता होना चाहिए NRV कैसे निकालते हैं। NRV निकालते हैं जी एस्टिमेटेड सेल प्राइस 55,000 लेस एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट या रिपेयर एक्सपेंस जो भी है 10,000 के, तो 45,000 आपकी टोटल एडजस्टमेंट है NRV की, जो उसकी वैल्यू जो है 45,000 है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने 45,000 नहीं लिखना, 45,000 नहीं लिखना, यहाँ पे हमने कॉस्ट और NRV का कंपैरिजन करना है। कॉस्ट से NRV पे आना है, कितना नुकसान हो गया है हमारा? 5,000 रुपये का नुकसान हो गया है। ठीक है जी, तो हमने 5,000 रुपये का नुकसान लिखना है, हम ऑटोमेटिकली NRV पे आ जाएंगे। ठीक है जी, हमने 45,000 रुपये से एडजस्टमेंट नहीं करनी, हमने सिर्फ 5,000 से एडजस्टमेंट करनी है, हम ऑटोमेटिकली 45,000 तक पहुँच जाएंगे। वो कैसे? वो ज़रा देखें, इस 1 लाख में 50,000 रुपये शामिल है। अब अगर मैं इस 50,000 रुपये में से यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपया माइनस करता हूँ, ज़रा सोचने दोबारा, इस 1 लाख में 50,000 रुपये शामिल है, मतलब कॉस्ट 50 शामिल है,
उसमें से मेरा लॉस कितना हुआ 5000, मैं सिर्फ 5000 माइनस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 50 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 45,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली एनआरवी पे आ जाएगा। आपने 45,000 रुपये की कोई एंट्री पास नहीं करनी, आपने लॉस की एंट्री पास करनी है जितना नुकसान हुआ है। ठीक है जी, ये बात आप इसी तरह से याद रखिएगा कि आपने सिर्फ लॉस को देखना है कितना लॉस हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉस्ट आपके स्टॉक में ऑलरेडी शामिल है, जैसा कि यहाँ पे वर्डिंग पे पता चला है, इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक में वो शामिल है वैल्यू। आपने जो 1 लाख रुपए लिखा हुआ है स्टॉक की वैल्यू, उसमें वो आइटम ऑलरेडी शामिल है। ठीक है जी, इंक्लूडेड इन स्टॉक एन आइटम कॉस्टिंग 50,000, कॉस्ट शामिल है। डैमेज हुआ, फर्दर एक्सपेंस लगे, सेलेबल कंडीशन में लेके आए, सेल करेंगे 55 मिलेगा, एक्सपेंस लगे 10,000, तो आपको 45,000 रुपये की एनआरवी पड़ी, तो 50 को एनआरवी से कंपेयर करके जो लॉस है उस लॉस की हमने एडजस्टमेंट पास करनी है, तो ऑटोमेटिकली एनआरवी पे आ जाएगा। 50 पे कॉस्ट है, 5,000 माइनस करते हैं, ऑटोमेटिकली 50 पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। तो जब हमने 5,000 रुपये की एनआरवी की एडजस्टमेंट कर दी तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कैसे 5,000 की एडजस्टमेंट हुई है जी। कॉस्ट पे हमारा था कॉस्ट माइनस एनआरवी, फार्मूला अच्छी तरह से क्लियर कर लें, रट्टा लगा लें अच्छी तरह से कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक फाइंड करने के बाद जो एनआरवी की एडजस्टमेंट आएगी उसमें करना क्या है, कॉस्ट में से एनआरवी माइनस करने के बाद जो लॉस होगा, लॉस हमने यहाँ पे इस स्टॉक में से माइनस करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टॉक है 50 से 45 पे चला जाएगा। ठीक है जी, ये करने के बाद हमारे पास जो 137 की कॉस्ट आ रही थी, अब 132 की लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जिसको कहते हैं वैल्यू। वैल्यू मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी एट 31 दिसंबर 2019 टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है, क्वेश्चन में रिक्वायर क्या किया गया है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट इन क्वेश्चन। मतलब अगर तो वो कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2019, तो आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म है, दिस इज योर एंड पॉइंट। आपने कॉस्ट फाइंड करनी थी, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आपने फाइंड कर लिया, आप एनआरवी वाला पॉइंट नहीं एडजस्ट करेंगे क्योंकि उसने आपसे कॉस्ट मांगी है, एनआरवी नहीं मांगी। तो एनआरवी का सवाल अगर एनआरवी की लाइन क्वेश्चन में होगी भी तो आपने इग्नोर कर देनी है। ठीक है, ये बात याद रखेगा। अगर उसने मांगी है कॉस्ट ऑफ स्टॉक तो आपका जो आंसर है वो 137,000 पे ख़त्म। इग्नोर ऑल पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू एनआरवी एडजस्टमेंट। जितने भी पॉइंट दिए जाएंगे वो एनआरवी के पॉइंट रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा आपने सिंपल इग्नोर कर देना, उसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ स्टॉक फाइंड करने को कहा गया था, वो आपने फाइंड कर लिया। हाँ, लेकिन अगर सवाल में उसने ये कहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक का लफ्ज़ और वैल्यू ऑफ स्टॉक का लफ्ज़, इसमें बड़ा फ़र्क है। वैल्यू का हमेशा मतलब होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आगे ये भी लिख सकता है दैट शुड बी रिपोर्टेड इन SOFP या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये कह दे लफ्ज़ या ये लफ्ज़ कह दे, तो याद रखिएगा उस वक्त आपने कॉस्ट नहीं निकालनी, आपने कॉस्ट निकालने के बाद सेकंड स्टेप भी परफॉर्म करना है, और वो कौन सा है जी, एनआरवी एडजस्टमेंट वाला स्टेप है। उस सूरत में जितने भी आपने पॉइंट क्वेश्चन में देखे हैं जो एनआरवी से रिलेटेड वो एडजस्ट करने हैं। उस वक्त आपका आंसर 137 पे ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त आपका आंसर 132 पे ख़त्म होगा। तो आप यहाँ पे 132,000 लिखेंगे, आपका जो आंसर होगा, जो वैल्यू का होगा, वो 132,000 पे जाके ख़त्म होगा। ये बात याद रखनी है, ये वो वैल्यू है जो SOFP में या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक है, इसको इसी तरह से याद रखना है। तो क्वेश्चन में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन में उसने कॉस्ट ऑफ स्टॉक मांगा है या वैल्यू ऑफ स्टॉक मांगा है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक मांगेंगे तो आंसर कुछ और आता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक मांगी जाएगी तो आंसर कुछ और आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ कि सवाल को आपने गौर से पढ़ना है कि सवाल में मांगा क्या है। ठीक है जी, तो होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी आ जाए कि जो बातें मैं कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली हमने क्वेश्चन पे कैसे इंप्लीमेंट करना है। होपफुली